नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। संसद में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है समूचा विपक्ष। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व मंत्री का बड़ा दावा, भाजपा आरएसएस के इलेक्शन सर्वे से डर गई है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कराए गए इलेक्शन सर्वे से डर गई है, जो कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के है, जिसमें 27 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें बम्पर जीत कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को पी चिदम्बरम की सलाह का संकोच न करें, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और ज्यादा कर्ज ले लें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तंज मारा है भारतीय जनता पार्टी पर पी चिदम्बरम ने और कर्ज लेने की सलाह दे दी है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी, हाँ या ना में अपनी राय बताइए दोस्तों। रुक करते थे हम बड़ी खबरों की तरफ। संसद में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा विपक्ष। जी हां दोस्तों, विपक्षी दल संसद में सरकार को कोरोना से निपटने, अर्थव्यवस्था और राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ मिलकर घेरने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने इस बारे में बताया है। 14 सितंबर से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। उन्होंने बताया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा संसद के दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने के लिए इस सप्ताह बैठक कर एक संयुक्त रणनीति बनाने की संभावना है। कोविड-19 महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बार सदन की बैठक के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 8 सितंबर को पार्टी के रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। विपक्षी नेता चाहते हैं कि समान सोच वाले दलों को संसद में सरकार को घेरने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल से काम करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और झामुमो के हेमंत सोरेन जेईई, नीट और जीएसटी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान यह विचार व्यक्त कर चुके हैं। कांग्रेस की रणनीति बनाने वाला समूह एक बार बैठक कर चुका है और इस दौरान सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, संपर्क के सहयोगियों और समान सोच वाले दलों से संपर्क करने को कहा गया है, ताकि संसद के बाहर और भीतर सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाई जाए। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने पूर्व में कहा था कि समान सोच वाले विपक्षी दल संसद में एक साथ काम करेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा था कि संसद में ऐसे दलों के बीच आपसी तालमेल होगा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने रविवार को कहा कि विपक्ष की संयुक्त रणनीति के लिए विचार विमर्श चल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मंत्री का दावा है कि भाजपा आरएसएस के इलेक्शन सर्वे से डर गई है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हैं। भाजपा नेता लगातार इलाके में डेरा डाले हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा दावा किया है। आरएसएस के आंतरिक सर्वे से भाजपा डरी हुई है। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा 27 में से 27 सीटें हार रही है। जनता इस बार के उपचुनावों में भाजपा को नकार देगी। आरएसएस सज्जन सिंह वर्मा यह दावा एक कथित सर्वेक्षण के आधार पर कह रहे हैं। कांग्रेस 27 में से 27 उपचुनाव जीत रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं। भाजपा के 3 बड़े नेता 3-4 दिनों से वहां डेरा डाले हुए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। विशेष रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में ग्वालियर के दौरे पर आए थे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी लगातार इलाके में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही विद्रोही नेताओं से मिलते भी रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार को पी चिदम्बरम की सलाह, कहा संकोच ना करें, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ले अधिक कर्ज। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मांग को प्रोत्साहित करने और देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए सरकार को अधिक उधार लेने का रविवार को सुझाव दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने धन जुटाने के कुछ उपाय भी सुझाए, जिनमें एफआरबीएम मानदंडों में ढील, विनिवेश में तेजी और वैश्विक बैंकों से धन उधार लेना शामिल है। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के तहत उन्होंने राज्यों की माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के अलावा 50% गरीब परिवारों को नकद हस्तांतरित करने, उन्हें खादान देने और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया, मांग व खपत को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे गरीब 50% परिवारों को कुछ नकदी हस्तांतरित करें। ऐसे सभी परिवारों को खादान दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाएं। खादान भंडार का वस्तु के रूप में मजदूरी भुगतान
भुगतान में उपयोग करें, बड़े सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरू करें, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करें ताकि वे अधिक उधार दे सकें और राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। चिदम्बरम ने कहा, इन सबों को पैसे की जरूरत होगी, कर्ज लें, संकोच ना करें। उन्होंने सुझाव दिया, धन जुटाने के कुछ ठोस कदम इस प्रकार के हो सकते हैं। FRBM के प्रावधानों को सरल करें और इस साल अधिक कर्ज उठाएं, विनिवेश को तेज करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि की 6.5 अरब डॉलर की पेशकश का इस्तेमाल करें। अंतिम उपाय के तौर पर राजकोषीय घाटे का मौद्रीकरण करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का तंज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दों पर चर्चा से इनकार कर देते हैं। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए वह ईश्वर को दोष दे रही हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक आलेख में राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दों पर चर्चा से इनकार कर देते हैं। सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के कारण नुकसान पहुंचा है जो एक दैवीय आपदा है तथा वर्तमान वित्तीय स्थिति पर दबाव इसके कारण और बढ़ेगा। इसके जवाब में राउत ने लिखा, जब भगवान को ही दोषी करार दे दिया जाए तो फिर मुकदमा किस अदालत में चल सकता है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री इसके लिए सीधे सीधे ईश्वर को दोषी दे रही हैं। यह हिंदुत्व का अपमान है। यह किस तरह का हिंदुत्व है? राउत ने कहा, मंत्री की टिप्पणियां उस भारत के लिए उपयुक्त नहीं बैठती जो अपने आप को बढ़ती आर्थिक महाशक्ति बताता है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के पहले से लड़खड़ा रही थी। राउत ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई और इसकी वजह मानवीय गलती एवं लापरवाह रवैया है। राउत ने लिखा, कोरोना वायरस महामारी और कमजोर अर्थव्यवस्था ईश्वर की इच्छा है तो फिर सरकार और सेना की जरूरत ही क्या है? ईश्वर सब देखेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का हमला, बोले युवाओं के गुस्से के तूफान से उखड़े बीजेपी के झूठे दावों के तंबू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रही समाजवादी पार्टी ने अब युवा और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मांग की है कि सरकार युवाओं, छात्रों, परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित करे और इसके लिए यूथ चार्टर जारी करे। सपा सुप्रीमो ने कहा है कि युवाओं के गुस्से के तूफान से भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों के तंबू खड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के लोग जवान आक्रोश से बचने के लिए मुंह छिपाए बैठे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक और ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज देश भर के युवाओं ने युवा और छात्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुटता की थाली पीट कर दिखा दिया है कि देश की आम जनता में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने साथ ही भाजपा को निष्ठुर बताते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी आज नैतिक रूप से शर्मिंदा हैं। सपा सुप्रीमो ने एक तस्वीर भी ट्वीट की है। इस तस्वीर में कुछ युवा थाली पीटते नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने यह ट्वीट #5 हैशटैग के साथ किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर शुरू हुई सियासत, विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, उन्हें सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। जेडीयू के संरक्षण में बिहार में शराब को बेचा जा रहा है। शराब के पैसों से जेडीयू चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रवक्ता हरखू झा ने कहा है कि जब से जेडीयू बीजेपी के संपर्क में आई है, शराब माफिया का मनोबल बढ़ गया है। बीजेपी नेताओं के साथ खुद जेडीयू के कई जिलाध्यक्ष अवैध शराब के धंधे में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे में अवैध शराब कारोबार पर रोक संभव नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद सुशील सिंह को लोगों ने घेर लिया, युवाओं ने चुनावी वादे की याद दिलाई। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह कोच पहुंचे हुए थे लेकिन इस दौरान युवकों ने उनके काफिले को घेर लिया। यही नहीं, जमकर भड़ास भी सांसद के ऊपर निकाल दी। युवकों ने कहा कि सांसद जी सिर्फ वोट के लिए मत आइए, थोड़ा क्षेत्र के विकास पर ध्यान दीजिए। आपने जो चुनावी वादे किए थे कम से कम उसको तो पूरा कर दीजिए। युवकों ने सांसद सुशील कुमार सिंह की बोलती बंद करा दी। युवकों ने पूछा कि आप युवकों को लेकर आज तक क्या किया है? अगर 1-2 काम किया भी है तो सिर्फ उसको आप गिना दीजिए। युवकों के सवाल
पंडाल के आगे सांसद की बोलती बंद हो गई। वह कुछ नहीं बोल पा रहे थे। स्थिति को देखते ही सुरक्षा में तैनात जवानों ने ही मोर्चा संभाल लिया और कहा कि आप लोगों की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। किसी तरह से सांसद को भीड़ से काफिले को बाहर निकाला। युवकों में इतना गुस्सा था कि वह सांसद को देखते ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक उनके काफिले को घेर लिया। बताया जा रहा है कि सांसद जीतने के बाद क्षेत्र के लोगों से मतलब नहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं और फिर लापता हो जाते हैं, जिसके कारण सांसद को देखते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट के चक्कर में जेडीयू के नेता लगा रहे हैं तेज प्रताप का चक्कर, फोटो वायरल। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हर कोई अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगा है। ऐसे में राजनीतिक दल के नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में कई ऐसे नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों में अपना पाला बदलकर दूसरी पार्टी में चले गए हैं। जेडीयू के एक नेता की तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि वे टिकट मांगने के लिए तेज प्रताप से मिलने गए थे। वायरल हो रही तस्वीर एक दुकान है। बताया जा रहा है कि जो तस्वीर वायरल हो रही है गया के युवा जिला अध्यक्ष का कमलेश शर्मा का है। बताया जा रहा है कि उनको जेडीयू में दाल नहीं गल रही है तो वे तेज प्रताप के आसपास दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रही इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि युवा जेडीयू गया के जिला अध्यक्ष कमलेश शर्मा की तस्वीर तेज प्रताप के साथ किसी दुकान में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात गुपचुप तरीके से हुई है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद उस बात को बल मिलने लगा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलकर बाहर आने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा था कि जेडीयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप का तंज बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में शराब माफियाओं ने एक दिन पहले ही छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर फायरिंग की थी। इस घटना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने इस घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोल दिया है। रविवार को ट्वीट कर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सरकार पर तंज कसा। तेज प्रताप यादव ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के चुनावी नारे की तर्ज पर शायराना अंदाज में सरकार और मुख्यमंत्री पर तंज कसा। तेज प्रताप ने ट्वीट कर कहा, बिहार में बहार है, शराब की लड़ाई में राजधानी के बीचों बीच गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। वहीं तेजस्वी ने भी इस ट्वीट के जरिए शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा ही है। साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पटना आर ब्लॉक रेलवे लाइन के समीप शराब उतारे जाने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब माफिया ने फायर झोंक दिया था। पुलिस पार्टी पर हुए इस हमले में एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि एक शराब तस्कर भी घायल हुआ था। दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई जाती है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष नीतीश सरकार को लेकर आक्रामक है। एक दिन पहले ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर हमला बोला था। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सिर्फ चुनाव के समय ही बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। जिसने 15 साल में कुछ नहीं किया वह 2 महीने में क्या करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 को लेकर राजद ने जारी किया पोस्टर, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। इस बीच राजद ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। इससे पहले जेडीयू ने पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में लिखा था, विकसित बिहार नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी की सेना ने भी नया पोस्टर जारी कर बिहार में युवा सरकार बनाने की बात की है। पोस्टर के जरिए राजद ने इशारा किया है कि नीतीश कुमार ओल्ड हो गए हैं। बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए। दरअसल बिहार में पोस्टर वार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले लालू यादव के जन्मदिन के दिन भी जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया था। फिलहाल बिहार की सियासत में पोस्टर वार की एंट्री हो चुकी है। देखना है तेजस्वी के इस पोस्टर के बाद जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने जीएसटी को बताया आर्थिक सर्वनाश, कहा मिलकर उठाएं आवाज। जी हां दोस्तों, अर्थव्यवस्था पर घिरी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। गिरती जीडीपी पर राहुल गांधी सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रविवार को उन्होंने जीएसटी की बात के जरिए कई सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि जीएसटी में क्या गड़बड़ी है और कौन प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी का मानना है कि मोदी सरकार सही तरीके से जीएसटी को लागू करने में नाकाम रही। राहुल ने जीएसटी के अंदर 4 तरह के स्लैब को गलत कदम
कदम बताया। उन्होंने कहा कि जीडीपी में गिरावट की एक बड़ी वजह जीएसटी का फ्लॉप होना भी है। मौजूदा सरकार ने जीएसटी के जरिए उस वर्ग पर हमला किया है जो देश की रीढ़ है, छोटे कारोबारी परेशान। उन्होंने फिर जीएसटी को मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स करार दिया है। राहुल ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से जीएसटी को लागू करने से लाखों छोटे व्यापार बर्बाद हो गए, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। सबसे ज्यादा नाइंसाफी राज्यों के साथ हुई है। केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रही है। यह देश के गरीबों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के जीएसटी का मतलब आर्थिक सर्वनाश है। राहुल गांधी की माने तो मोदी सरकार में सॉल्यूशन जीएसटी में 4 तरह के स्लैब रखे हैं ताकि छोटे कारोबारी इसमें उलझकर रह जाएं और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस जीएसटी में केवल 15 से 20 उद्योगपतियों की पहुंच है। वे मन मुताबिक जीएसटी नियमों में बदलाव कर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी यूपीए का आइडिया था, एक साधारण टैक्स लागू करने की योजना थी, लेकिन एनडीए सरकार ने 28% तक टैक्स स्लैब रख दिया जो कि छोटे कारोबारियों और गरीबों के खिलाफ है। केंद्र की असफलता की वजह से ही आज राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों और टीचरों को सैलरी नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा जीएसटी गरीबों, किसानों और छोटे कारोबारियों पर आक्रमण है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी ताकि जीएसटी को सरल बनाया जा सके। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी कई बड़े अर्थशास्त्रियों से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से भी चर्चा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताली और थाली बजाकर युवाओं ने मांगा रोजगार। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर 19 सूत्रीय मांग को लेकर छात्र नेता अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में शनिवार को 46वें दिन क्रमिक अनशन जारी रहा। अनशनकारी छात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ ताली और थाली बजाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया। छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने कहा कि 46 दिनों से छात्र गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को कहना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि ईवीवी प्रशासन और सरकार गांधीवादी तरीकों को समझने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वे इतिहास से सबक लेने को तैयार हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज शिक्षक दिवस के दिन भी कोई भी शिक्षक अनशनरत छात्रों से हालचाल भी पूछने तक नहीं आए। ईवीवी के पूरा छात्र सपा नेता मंसूर आलम ने अनशन स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि छात्र संघ छात्रों का मौलिक अधिकार है और इसकी बहाली जनतांत्रिक हितों में है। छात्र नेता अजय सम्राट ने कहा है कि सुना है कि सरकार थाली और ताली की भाषा समझती है, आज उसी भाषा में बेरोजगारों और नौजवानों की हुंकार सुने। इस अवसर पर सपा नेता वजीर खान, नेता हितेंद्र यादव, राहुल पटेल, मोहम्मद मुबशशीर, हारून, नवनीत यादव, मोहम्मद मसूद अंसारी, सुशील कुशवाहा, मोहम्मद सलमान, शिव बली, हरेंद्र यादव, कपिल तेजा, सर्वेश, ऋषि यादव, अर्पित आर्या, आदित्य आदि मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनमोहन सिंह को मिले भारत रत्न। वरिष्ठ पत्रकार ने उठाई मांग, बोली 271 मिलियन लोगों को दिलाई है गरीबी से निजात। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने टीओआई में लिखे अपने एक ब्लॉग में कहा कि जब भारत के 13वें राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो मनमोहन सिंह अपने पूर्व सहयोगी की प्रशंसा में अडिग थे। उन्होंने मुखर्जी को आज़ाद भारत के महानतम नेताओं में से एक माना है। घोष ने कहा कि सरकार में मुखर्जी का लंबा कार्यकाल एक असाधारण उपलब्धि है, मगर सवाल ये भी है कि क्या मनमोहन अपने सहयोगी की तुलना में भारत रत्न के अधिक योग्य हैं। पत्रकार कहती हैं कि मनमोहन सिंह साल 1991 में जब वित्त मंत्री बने, उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। पीवी नरसिम्हा राव के समर्थन से उन्होंने दशकों से चल रहे मजबूत नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त किया। 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन यानी 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। इस दौरान लंबे समय देश के पीएम मनमोहन सिंह ही रहे। भारत में करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठने का आंकड़े यूएन के अनुसार है। उन्होंने कहा कि आज गरीब समर्थक कई योजनाएं जैसे वित्तीय समावेशन, मनरेगा और आधार कार्ड उनके कार्यकाल की देन है। उन्होंने कहा कि भारत में वित्त मंत्रियों पर अक्सर कुछ कॉरपोरेट घरानों के निकट होने का आरोप लगाया जाता रहा है, मगर सिंह पर कभी भी जातिवाद या किसी विशेष व्यावसायिक घराने से जुड़े होने का आरोप नहीं गया। भ्रष्टाचार के मामले में मनमोहन सरकार के मंत्रियों को खूब निशाना बनाया गया, मगर विरोधियों ने भी भ्रष्टाचार मामले में उन पर कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा कि हालांकि यूपीए 2 कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों ने मनमोहन सिंह के कद को कम किया है, मगर उन पर किसी भी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप नहीं लगा। वास्तव में उन्होंने जिस तरह से अपने परिवार को राजनीतिक जीवन से दूर रखा, वो राजनीतिक वर्ग के लिए एक आदर्श है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र और मीडिया पर मनीष सिसोदिया का तंज, चीन ने हमारी जमीन छोड़ दी, बस देश की अब एक ही समस्या है। जी हां दोस्तों, देश में मौजूदा हालातों को लेकर मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और मीडिया को निशाने पर लेते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर तंज कसा है। मनीष सिसोदिया ने सुशांत केस में केंद्र सरकार और मीडिया के रवैये को सवाल उठाते हुए कहा कि चीन ने हमारी जमीन छोड़ दी है, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो चुकी है, करोड़ों लोगों को नौकरियां भी मिल चुकी हैं, किसान व्यापारी सब मुनाफे में हैं, स्वच्छ भारत और डिजिटल स्किल इंडिया सफल हो चुके हैं। सिर्फ देश में एक ही मुसीबत है कि रिया का पूरा खानदान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और मीडिया 24 घंटे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि देश इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफा कोरोना वायरस के मामले 41 लाख के डराने वाले आंकड़े को पार कर चुके हैं, दूसरी तरफ चीन के साथ तनातनी जारी है। कोरोना संकट ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है, हालांकि इसका असर पूरे विश्व पर पड़ा है। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार और मीडिया पर निशाना साधते हुए संकेतों में कहा है कि देश की बड़ी समस्याओं के मुकाबले सुशांत मामले को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। बता दें कि बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 3 एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं। सीबीआई के अलावा ईडी और एनसीबी भी मौत के कारणों की जांच कर रही है। सुशांत बीते 14 जून को मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत अवस्था में पाए गए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।